नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मेरठ के सौरभ मर्डर केस के बाद ड्रम वाली धमकी काफी चर्चा में। गोंडा और लखीमपुर के बाद अब ताजा मामला कन्नौज और अलीगढ़ से सामने आया है। कन्नौज में पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और पति के विरोध करने पर फोन पर धमकी भी दे रही है। वहीं अलीगढ़ में एक शख्स ने अपनी पत्नी को ड्रम वाली धमकी दी है। मेरठ में सौरभ मर्डर केस में ड्रम सुर्खियों में क्या आया, धमकी की बाढ़ आ गई। कभी गोंडा तो कभी लखीमपुर में ड्रम वाली धमकी की घटनाएं सामने आई। अब ताजा मामला कन्नौज जिले से सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने पति को ड्रम में टुकड़े कर भर देने की धमकी दी है। धमकी का ऑडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मेरी लाश में तुम कौन पियो? अरे तू रिकॉर्डिंग कर ले। तेरे बाद ड्रम अगर टुकड़ा करके अगर बाने करे कितने 15-16 हफ्ता अगर तेरे बाद 24 टुकड़ा ना कर दे तो अगर भरना दे पतीली कुकर तब तो हमसे कहिए 24 टुकड़ा करोगे हमारे? हाँ 24। किस बात के? तुम्हारा क्या ले लिया आपने? छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर बनवारी का रहने वाला पीड़ित पति अब पुलिस के पास मदद की गुहार लगा रहा है। 15 दिन पहले उसकी पत्नी प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। अब ड्रम वाली धमकी दे रही है। घर वालों ने मुझे समझाया कि बेटा आप अगर नहीं कुछ बोलोगे तो आज को धमकी दी, कल को तुम्हें मार देंगे, तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप जाइए थाने, प्रार्थना पत्र दीजिए जिससे आपकी कोई कार्रवाई सुनी जाएगी। आपके साथ कोई हंसता होगा इसके जिम्मेदार ओमपाल और पूजा तुम्हारी पत्नी होंगी। मैंने इन्होंने मेरे पास फोन किया। किसने क्या कहा जी कि मतलब तुम्हें उन्होंने 15 टुकड़े किए हैं, मैं तुम्हारे 24 टुकड़े करूंगी। मुझे भद्दी गालियां दी और ओमपाल ने। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में एक महिला ने थाने में शिकायत दी है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और ड्रम से भी भयानक हत्या करने की धमकी देता है। पीड़िता ने पति पर अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि ड्रम वाली मुस्कान का वीडियो मोबाइल पर भेजता है और तैयार रहने की धमकी देता है। आज मैं यहाँ कोतवाली थाना आई हूँ। मैंने बहुत हिम्मत करी इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि मैं बहुत दिन से पिट रही थी। आज मैंने सोचा अगर मेरा मर्डर होगा तो कम से कम मेरे घर वालों को तो पता चलना चाहिए, मेरी जान जाएगी। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को मेरी सन 2023 में 11 मार्च को शादी वाले दिन से ही मैं पिट रही हूँ, वलीमे वाले दिन से ही। पहले मैं और हमेशा मुझे मारकर नंगा मेरे अश्लील वीडियो बना के मुझे मार के बाहर से गेट लगा के और रपट वाली पुलिस को लेकर आते हैं और मेरी हमेशा वीडियो बनाते हैं और कुरान शरीफ हाथ में लेके मेरी वीडियो बनाने लग जाते हैं। अलीगढ़ में इस मामले की शिकायत पर पुलिस अब कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। कन्नौज और अलीगढ़ की घटनाएं बताती है कि मेरठ वाला नीला ड्रम अब धमकी वाली सुर्खियों में है। पति पत्नी के रिश्ते के बीच तीसरे शख्स की एंट्री भारी पड़ रही है और ड्रम वाली धमकी सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए कन्नौज से लोकेश दुबे और अलीगढ़ से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। और बरेली के एक पुलिस चौकी में तैनात पुलिस वालों ने वसूली के लिए एक किसान को फांसी दिया और जांच हुई तो खुद ही नप गए। एसएसपी ने दरोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित कर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। अब ये तीनों फरार हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बरेली में एक चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगा है। अवैध वसूली के लिए किसान बलवीर सिंह का अपहरण किया गया और फिर 2 लाख रुपए वसूल लिए गए। किसान बलवीर सिंह के खिलाफ वसूली के लिए बेनाम शिकायत करवाई और घर में छापेमारी कर अलमारी में तमंचा रखकर वीडियो बनाया। किसान बलवीर सिंह को थाने के अंदर आवास बंधक बनाकर उसे प्रताड़ित किया और 2 लाख रुपए वसूल लिए। डिप्टी एसपी ने मामले की जांच की तो आरोप सही पाए गए। थाना फतेहगंज पश्चिमी की जो कस्बा चौकी है उसके चौकी इंचार्ज के द्वारा एक व्यक्ति को बैठाया गया है और उसके बाद उसको छोड़ने की एवज में धन के पैसे की डिमांड की गई है। इसकी जांच के लिए मेरे द्वारा सीओ हाईवे को तत्काल भेजा गया। सीओ हाईवे ने जो पीड़ित है उससे संपर्क किया, उनसे उनका बयान लिया और बयान लेने के बाद जब इस बात की पुष्टि हुई कि इस प्रकार की घटना चौकी इंचार्ज के द्वारा की गई है तो थाना फतेहगंज पश्चिमी में 4 तारीख को एफआईआर नंबर 140/25 धारा 333, 140, 127, 308, 115, 351 और 352 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई है।
फिरौती देने के बाद किसान ने जब एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई तो बड़ा एक्शन हुआ। जांच में सभी आरोप सही पाए जाने पर चौकी इंचार्ज बलवीर सिंह, सिपाही मोहित कुमार और हिमांशु तोमर समेत चौकी पर तैनात पूरी फोर्स को निलंबित कर दिया गया। तीनों के खिलाफ अपहरण और फिरौती वसूलने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद ये तीनों पुलिस वाले फरार हो गए हैं। इसमें चौकी इंचार्ज एसआई बलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की गई है। जो भी पुलिसकर्मी इस प्रकार के जो कृत्यों में लिप्त होंगे उनके विरुद्ध पूर्व से ही हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहे हैं और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहेंगे। बरली के थाना फतेहगंज पश्चिम की इस घटना के सामने आने के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी पुलिस वालों की तलाश चल रही है और जल्द ही गिरफ्तारी के लिए टीमें भी लगा दी गई हैं। 3 मार्च को ये घटना पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बनी है। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18, बरेली। गाजियाबाद में साइबर ठगी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले में लगातार ठगी के नए केसेस आ रहे हैं और साइबर ठगों ने एक पुलिस वाले के बेटे को शिकार बनाया है। उससे कई अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवा ली है। अब साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में साइबर ठगों ने फर्जी गेमिंग ऐप के जरिए हेड कांस्टेबल के बेटे से 10 लाख रुपए हड़प लिए। ठगों ने ये रकम 11 खातों में ट्रांसफर करवाई। आरोप है कि शातिरों ने फर्जी गेमिंग ऐप की एपीके फाइल का लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करने के बाद मोबाइल का एक्सेस ले लिया। बस यहीं से शुरू हुई साइबर ठगी की घटना। पुलिस वाले का बेटा ऑनलाइन गेमिंग ऐप इस्तेमाल करता था और यही मुसीबत बन गया। नामक व्यक्ति जो कि बतौर हेड कांस्टेबल यूपी पुलिस में तैनात है और फिलहाल उनकी तैनाती बुलंदशहर में चल रही है। उनका परिवार घंटाघर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक इलाके में रहता है। उनके बेटे के मोबाइल पर एक लिंक आया और गेमिंग ऐप के जरिए उनके बेटे से अलग अलग 10 अकाउंट में 10 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली क्षेत्र के सराय नगर अली में रहने वाले हेड कांस्टेबल मोहम्मद हसमुद्दीन बुलंदशहर में तैनात है। उन्होंने शिकायत की है कि उनके बेटे के मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप की एक फाइल भेजी गई। शातिरों ने ऐप इंस्टॉल कराकर बैंक डिटेल लेकर खाते से रकम निकाल ली। ड्यूटी से छुट्टी मिलने के बाद जब वो घर लौटा और बैंक खाता चेक किया तो उसमें रकम नहीं मिली। से ही हेड कांस्टेबल छुट्टी पर अपने घर आए तो उन्हें ठगी की वारदात के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने एक लिखित शिकायत साइबर थाने में दी है और पुलिस इस बात में तफ्तीश में जुट गई है कि आखिरकार वो ठग कौन थे। हालांकि शिकायत के आधार पर जिन बैंक अकाउंटों में वो पैसा गया था उनको फ्रीज कर दिया गया है। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन खातों में रकम ट्रांसफर की गई है उन खातों को फ्रीज किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साइबर ठगी के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। जालसाजों के झांसों में पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं। वहीं निवेश के नाम पर कहीं गेमिंग ऐप के जरिए तो कहीं डिजिटल अरेस्ट वाली धमकी। ऐसे में आप अपने बैंक खातों को लेकर जागरूक और सजग रहें। गाजियाबाद में साइबर पुलिस अब इस केस की जांच में जुट गई है। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। आगरा में पुलिस ने 40 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चंद पैसों के लिए शख्स ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। देखिए। आगरा में 24 फरवरी को थाना सदर क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खेत के अंदर एक लड़के का शव मिला है। बाद में उसकी पहचान बबलू के रूप में की गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मृदुल चौहान को गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना की रात अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। दोस्त चले गए और वो रास्ते में रुक गया। उसको और शराब पीनी थी लेकिन पैसे नहीं थे। तभी उसने एक राहगीर को रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। विरोध किया तो नुकीले पत्थर से उस पर हमला करके हत्या कर दी और कपड़ों में रखे पैसे निकाल दिए। इसमें 24 फरवरी को एक व्यक्ति की लाश मिली थी हमें और उसके सर पे चोट थी। उस क्रम में उसका पहले आइडेंटिफिकेशन किया गया और इसमें टीमें लगाई गई। तो आज हमने मृदुल को गिरफ्तार किया है। संलिप्त मृदुल है पुत्र तेज बहादुर, निवासी पंजाबी वाली गली, गोपालपुरा, थाना सदर बाजार। तो ये अपने दोस्तों के साथ शराब वगैरह पी रहा था, वापस जा रहा था। जब इस व्यक्ति से इसने पैसे मांगे, जो मृतक है, तो उसने पैसे नहीं दिए तो उसके सर पे उसने पत्थर से वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने मृतक के कपड़े भी उतार दिए और लाश को खेत में फेंक कर फरार हो गया था। पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए आरोपी मृदुल चौहान को गिरफ्तार कर लिया है।
और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी बरामद किया गया। उसके पैंट से जो पैसे निकालने की कोशिश की, उसके पैंट में कुछ पैसे इसको मिले नहीं। ये घटना हुई थी, इसमें इसे गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके पास से जो पत्थर है इसकी निशानदेही पे, वो हमने बरामद कर लिया। जरा सोचिए, राह चलते एक शख्स को चंद रुपयों के लिए निशाना बनाया और फिर उसकी हत्या। शराब की लत में कैसे एक अपराधी ने बबलू की जान ले ली। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी नए पंबल रेल पुल का उद्घाटन करेंगे और ये पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। पीएम मोदी रोड ब्रिज से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे और पुल के संचालन को देखेंगे। पंबन पुल का गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वर के पास धनुष कोड़ी से शुरू हुआ था। ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। तमिलनाडु का पंबन ब्रिज बेहद ही अनूठा है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री रामनवमी के दिन करने जा रहे हैं। इस समय हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ये है पंबन ब्रिज, इकलौता वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज जो समुद्र के ऊपर बना है और यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीलंका पड़ता है, यानी कि दूसरा देश। अभी करीब 2.5 साल से पंबन ब्रिज, क्योंकि जो पुराना ब्रिज है उसकी मियाद पूरी हो चुकी थी 100 साल से ज्यादा, और पुराना ब्रिज होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया था तकनीकी कारणों की वजह से, और अब ये नया ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में रखी थी। 2023 में इसको बनकर तैयार होना था, लेकिन बीच में कोविड के आने की वजह से काम में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन फिर भी सरकार और इंजीनियरिंग जो विभाग है वो लगातार यहाँ पर पंबन ब्रिज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट bridges. It's the first vertical lift sea bridge, and for railways as well as for Tamil Nadu, this is a major landmark, and this is the rich heritage of our Tamil culture. Tomorrow, Honorable Prime Minister will inaugurate this bridge. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी जामनगर से द्वारकाधीश तक पदयात्रा पर हैं। आज पदयात्रा का 9वां दिन है। वो गांव के रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में उनके साथ भजन करते हुए लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अनंत अंबानी की पदयात्रा आज 9वें दिन जारी है। रात 2 बजे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी पदयात्रा के लिए निकल जाते हैं और द्वारकाधीश के लिए गांव के रास्तों से अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। इसकी वजह है कि वो नहीं चाहते कि लोगों को उनकी यात्रा की वजह से किसी तरह की समस्या हो। जब उन्हें पदयात्रा के लिए यूथ आइकन के तौर पर पेश करने की बात कही जाती है तो सहज भाव से वो इसे साधारण कार्य बताते हैं और युवाओं को आध्यात्म से जुड़ने का संदेश देते हैं। पदयात्रा की ये परंपरा है, यूथ आइकॉन बने हैं क्योंकि देश भर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। पदयात्रा तो भारत में बहुत लोग करते हैं। मैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनके ताकत को, उनके क्षमता को प्रणाम करता हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा पदयात्रा कर रहा हूँ। भारत में मेरे से 1000 लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मेरे से ज़्यादा लंबे लंबे पदयात्रा करते हैं, बिना चप्पल, बिना जूते, बिना खाए पिए। उन सब का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनसे ही हम सबको प्रेरणा मिलती है। और युवा को कोई मैसेज? बस भगवान के चरणों में हमेशा अपना माथा टेके और भगवान से प्रेम करे और भगवान हमेशा सबको खुश रखे और युवाओं को भी भगवान अपने पास ले आए, ये मेरी इच्छा है। पदयात्रा के बीच में लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और अनंत अंबानी हर किसी से भावुक तरीके से मिल रहे हैं। वो एक 5 महीने के बच्चे से मिले, नाम नंद है, श्री कृष्ण के रूप में।
बालक के परिवार का कहना है अनंत अंबानी किसी आम व्यक्ति की तरह लोगों से मिल रहे हैं। ये Z+ जो सुरक्षा है ना, वो आम लोगों के लिए है ही नहीं। अगर आप अच्छे हो, आपका दिमाग अच्छा है, तो Z+ सुरक्षा अनंत भाई ने बोला ही है कि सब लोगों को यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंगल रोड है फिर भी लोग आवागमन कर रहे हैं। तो इतनी सामान्य तरीके से जो कोई आ रहा है ना, तो वो अनंत भाई है। अनंत ने 5 महीने के नंद को गोद में लिया, परिवार के साथ तस्वीर खिंचाई और जब जाना कि उस नन्हे कृष्ण का जन्म उसी दिन हुआ है जिस दिन उनके दादाजी धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ, तो वे भावुक हो गए। लोग उनकी तुलना धीरू भाई से कर रहे हैं और अनंत का कहना है कि उनका जरा सा भी भाव उनके भीतर है तो वे उसके लिए धन्य हैं। कई सारे लोगों को देखा, गांव के लोगों को देखा। एक बुजुर्ग भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दादा है वैसे ही बेटा है। तो कहीं ना कहीं धीरूभाई अंबानी की जो झलक है वो लोग आप में दिख रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ी बात है और मैं उनके 2% भी हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दादाजी और माता पिता और दादी, नाना नानी, सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बने रहे, यही मेरी इच्छा और मैं हमेशा उनका सपना को पूरा करने का कोशिश करूँगा। वहीं उनकी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे पंडित रसराज इस बात पर आश्चर्यचकित हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। रोज लगभग 3 घंटे 4 घंटे की यात्रा चल रही है। इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम है और पूरे अंबानी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन भी रहे हैं उनकी जो ऊर्जा है, माता जी की भक्ति के साथ अभी आरती चल रही है। ये ऊर्जा जिस तरीके से आप देख सकते हैं, उनके जो ऊर्जावान उनकी जो शक्ति है कहीं ना कहीं से आ रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो उनके परिवार में उनको बचपन से मिली है, विरासत से मिली है। द्वारकाधीश तक चलने वाली अनंत की ये यात्रा 2 दिन और चलेगी। पूरे भक्ति भाव के साथ ये यात्रा हर दिन ऐसे समय में होती है जब सड़क पर नाम मात्र की भीड़ होती है। अनंत अंबानी नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी आए। अनंत अंबानी की आध्यात्मिक यात्रा में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, गायत्री मंत्र के साथ श्री कृष्ण के लिए जय घोष होता है। पूरा माहौल भक्तिमय है और इस पदयात्रा में भावनाएं, श्रद्धा और करुणा सब साथ चल रही हैं।